हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अगला लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए कि फॉर्मूला डेरिवेशन द फॉर्मूला, मतलब कि अगर कोई डायमेंशन के क्वेश्चन में है और आपको इसमें फार्मूला डेराइव करने को बोलेगा या डिड्यूसिंग द फार्मूला ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको बोलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी कुछ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो उसके लिए मुझे वो फार्मूला निकालना पड़ेगा। ये हम निकालेंगे बाय द यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है सुन लो, कुछ है नहीं इसमें कि द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ में आया आपको। आपको अगर डायमेंशन से फार्मूले को प्रूव करना होगा या फार्मूला डेराइव करना होगा तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी बोलेगा वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, और इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल का क्या होगा, पूरा पूरा अप्लाई करेंगे इसे। ठीक है, होता है क्या होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो मैंने बताया अभी कि डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन से हम करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि आपने टाइम पीरियड निकालना है कि सैम्पल पेंडुलम का, और टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है। कह रहा है टाइम पीरियड जो है कि फंक्शन किसका है, बॉब का, मतलब कि जो बॉब होगा जो लटक रहा होगा टाइम मतलब नीचे। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए जो हम पेंडुलम का यूज करते हैं उसमें एक बॉब का यूज किया जाता है और एक लेंथ होती है। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है कि उस बॉब का मास कितना है एंड लेंथ कितनी है, जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितना है, और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, हम इसे कैसे लिखेंगे, तो जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एंड जी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है अभी कि मास पे कितना पावर आएगा और लेंथ पे कितना पावर आएगा, जी पे कितना पावर आएगा। हमें कुल मिला के अभी ये नहीं पता है कि ये फार्मूला कैसे सेटल होएगा। तो हम सबसे पहले इसके पावर में लगा लेंगे एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कि डायमेंशन ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, आसान है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपने थोड़ा समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, अब अगर मैं इस साइन को हटाऊँगा तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी अभी सेम m के पावर में x, l के पावर y, g के पावर में z। अब टाइम पीरियड का अगर कोई डायमेंशन पूछे तो क्या बताओगे आप, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है बताइए। m के पावर में 0 लिखते हैं ना, l के पावर में 0 और t के पावर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि ml की तो कोई यहाँ पर वो है नहीं, तो केवल t का होगा तो इसको 0 भी लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, मास का होता है, तो मास को क्या लिखेंगे m, l के पावर में 0 और t के पावर में क्या लिखेंगे 0। इसके पावर में क्या है x, और लेंथ है, तो लेंथ के लिए भाई बताओ, लेंथ l ही लिखेंगे। इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे करेगा, और टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इसके पावर में क्या लगा है y, तो y लगा देंगे। ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर का मतलब हो गया लेंथ है ना, और टाइम का मतलब क्या हो गया पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है बताओ, मास पे, तो m के पावर में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। पावर में क्या लगा है, z लगा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, m के पावर 0, l के पावर में 0, t के पावर 1, जैसा है वैसा कर लेंगे। और हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये क्या हो जाएगा m के पावर में x, और यहाँ पे होगा तो 0 और यहाँ पर भी होगा तो 0z हो जाएगा। तो m के पावर में क्या आएगा, केवल x। और l की बात करें तो यहाँ पे जब l x की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो l के पावर में क्या मिला 0 मिला प्लस y, और यहाँ से l के पावर में क्या मिलेगा प्लस का z है ना, और दो यहाँ पर अब t है, तो t जब 0 x का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और y का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा है ना। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा -2z आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा इतना। अब यहाँ क्या कर लेंगे, बेस सेम, तो इसमें पावर ऐड कर लिया। अगर इक्वल के इधर होता है, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे।
तो m की पावर में 0 यहाँ, तो आप x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो l के पावर में क्या है यहाँ पर 0 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। t का कितना है -2z और t की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 है ना। देखो भाई दिख नहीं रहा हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। अब इसके बाद इधर देखो, तो z की वैल्यू यहाँ से -1/2 आ गई, यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो y -1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। इस फॉर्मूले में रख दो फिर से डायरेक्ट, है ना। देखो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू k, x की वैल्यू कितनी है 0, तो m के पावर में 0, और l y की वैल्यू कितनी आई 1/2, l के पावर में 1/2 और z की वैल्यू -1/2 जो कि g के ऊपर जाएगा। तो ये t इज इक्वल टू k l के पावर में 1/2 अपॉन g के पावर में 1/2 कर देंगे। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं k, और ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा l अपॉन g। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया k रूट l अपॉन g। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से k की एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि पहले से हमें पता है, या आपको बस यही निकालना था कि फार्मूला किस पे डिपेंड करता है। वैसे k की जो वैल्यू होती है 2 पाई होती है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू है k की। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है केवल डायमेंशन को ऐड कर लेना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। और इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अगला लेने जा रहे हैं, आप उस पर फोकस करिएगा। और जो चीज़ें ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें उसे। स्टोक का नियम हमें यहाँ पर प्रूव करना है, उनका फार्मूला क्या होता है। तो देखो भाई क्या करें, स्टोक्स लॉ क्या है कि व्हेन अ स्मॉल स्पेयर मूव एट द स्पीड थ्रू द फ्लूइड, किसी फ्लूइड में अगर कोई स्पेयर मूव कर रहा है छोटा सा, द विस्कस फोर्स F, कोई विस्कोसिटी फोर्स, उसमें उस फोर्स को क्या बोलते हैं वहाँ पर विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। अब द मोशन, ठीक है, उसके मोशन का क्या करता है अपोज करता है। जो F है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द रेडियस ऑफ द स्पेयर और वेलोसिटी ऑफ द स्पेयर B एंड द विस्कोसिटी N ऑफ द फ्लूइड, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है। हमें नहीं पता अभी इस किस रेट में जाएगा ना, पावर में क्या रहेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा। तो सिंपली क्या लगा लेंगे x, y एंड z। लेकिन हमें इतना तो पता है कि इनका यूनिट क्या होता है। अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन इजीली आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो भाई अगर इसे हम हटाएं कांस्टेंट को तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब इस साइन को हटाएं तो कांस्टेंट आ जाएगा। r के पावर में x, b के पावर में y और के पावर में z। अब ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है mlt-2, और कांस्टेंट का तो कुछ होगा नहीं, ये कांस्टेंट है। r का मतलब क्या हो गया लेंथ, तो m के पावर में 0 होगा, l के पावर में क्या 1, ठीक है, या अभी रहने दो केवल l लिख लेते हैं, और t 0। टोटल पावर क्या है x। वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, तो m के पावर में क्या लिखेंगे 0, पावर में क्या है y। भाई इसका यूनिट जो होता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड का यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका हम क्या, इसका डायमेंशन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे बताओ, तो आराम से निकाल ले जाएंगे। बताओ न्यूटन का क्या होता है mlt-2, और सेकेंड का क्या हो जाएगा t, मीटर का क्या हो जाएगा l²। एक l से एक l कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहीं पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा m t के पावर में -1 और ये क्या आ जाएगा l के पावर में -1। समझ में आया भाई पक्का। तो इसके पावर में कितना है z है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही पावर में जो है वो सेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर m के पावर में 1 है, l के पावर में 1 और t के पावर में -2। इधर भी जहाँ जहाँ पर m है साथ में ले लो, m के पावर में 0 कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो m के पावर में क्या हो गया z। अब l को देखते हैं, यहाँ पर l के पावर में क्या मिलेगा x, यहाँ क्या मिलेगा प्लस का y, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का z। समझ में आया भाई इतना।
आगे देखो t के पावर में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस का y मिलेगा, यहाँ से माइनस का z मिलेगा। अब अगर इधर आपको पता है कि m इधर भी है तो पावर में हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो ध्यान से एक बार फिर से। तो इक्वेशन हमें बनाना है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो z की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई 1, कंपेयर कर लिया मैंने, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, और t को जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। अब z की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई, और z की वैल्यू रखोगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई, अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, माइनस का 1, क्या आ गया y की वैल्यू 1, z की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो यहाँ रख दो प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हमें सबकी वैल्यू मिल गई भाई। अगर हमें सबकी वैल्यू मिल गई है तो सबकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फिर से इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे, तो क्या लिखा है f इज इक्वल टू के, x की वैल्यू क्या है 1 तो मतलब r, और y की वैल्यू क्या है मतलब b पे जाएगा तो उसका भी वैल्यू 1 है, z का भी है, तो ये b और n, तो f इज इक्वल टू ये कितना आता है बताओ, के आर बी एन हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है k की, एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि होता है 6 पाई, ठीक है, सॉरी यहाँ n नहीं है, ये ईटा है, और आर बी, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जो कि स्टोक का हम लॉ पढ़ते हैं 11th में, जब आगे जाएंगे फ्लूइड चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम ये पूरा बढ़िया से एकदम डिस्कस करने वाले हैं। बट डायमेंशन में कैसे इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं ये चीज़ आपको पता हो गया, समझ में आया। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है उतने क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पूरा आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट रिवील दैट द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेस्ट में डिपेंड ऑन आइदर वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। कह रहा है एस्टेब्लिश अ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी लैम्डा g एंड रो। फिर से वही करना है, कुछ भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में केवल आप देखो कि जो फंक्शन है, जो आप फिजिकल क्वांटिटी उसने बोला है, वो फिजिकल क्वांटिटी किस दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, बस उसका आपको डायमेंशन आना चाहिए। और डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है। एट द एंड जब एग्जाम आपका आने वाला होगा तो आपको सारे ये छोटे मोटे फार्मूले डायमेंशन आपको जबान पे रहेंगे, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस आपको समझना है, और आपको छोटे मोटे फार्मूले तो याद ही हो गए, अब तक 2-3 लेक्चर हो गया, ठीक है। तो देखो इधर क्या कह रहा है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा जी एंड रो पे। तो मैं बना रहा हूँ लैम्डा जी एंड रो, पावर में क्या लगा रहे हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब वेलोसिटी अगर कोई कांस्टेंट बताओ ये हटेगा तो ये कांस्टेंट आ जाता है हमेशा की तरह। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और लैम्डा के पावर में जेड। ये वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है, क्या होता है एल टी के पावर में -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा m के पावर में 0, और इधर क्या कांस्टेंट, इसका कुछ डायमेंशन तो होता नहीं है। लैम्डा का क्या हो जाएगा, लैम्डा एक टाइप का लेंथ होता है, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, एक टाइप का लेंथ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा m के पावर में 0 l, और t के पावर में 0 होगा, t के पावर में क्या होगा 0। और ग्रेविटी का क्या होता है बताओ भाई, सबको पता है LT -2, तो m के पावर में 0 LT -2, पावर में क्या लिखा है y लिख दिया मैंने। रो क्या होता है बताओ, डेंसिटी आपने सुना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है m, वॉल्यूम का क्या होता है -L का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m और L -3 और t के पावर में 0, पावर क्या है, पावर में z लगा देंगे। फिर से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड। तो इधर क्या है m के पावर में 0, यहाँ भी m के पावर में 0, यहाँ पर क्या है m के पावर में z। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, l के पावर में 1 है। यहाँ पे बताओ, यहाँ भूल गया x, यहाँ क्या आएगा पावर में, अच्छा एक लाइन और लिख लेते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी आपके लिए भी हो जाएगी। m के पावर में 0 l t -1, इधर लिख देंगे m के पावर में 0, यहाँ से मिला 0, वहाँ से क्या मिलेगा z। अब आसान लगेगा, ठीक है।
ये हो जाएगा एल के पावर में एक्स और एल के पावर में वाई और एल के पावर में -3z और टी के पावर में यहाँ क्या मिलेगा 0, यहाँ क्या मिलेगा -2y और ये यहाँ क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। अब कंपेयर कर लो आप, तो जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, m के पावर में सब 0, इधर भी 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और देखो यहाँ पे क्या मिलेगा x + y -3z = 1, यहाँ से क्या मिलेगा -2y = -1। इससे कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। z की वैल्यू यहाँ पे 0, तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगा इसका। और y की वैल्यू 1/2, तो x + 1/2 = 1, तो x इधर जाएगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा। फिर से उठा के कहाँ रख देना है, हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। तो वेलोसिटी = क्या हो जाएगा k लैम्डा x की वैल्यू तो आ गई है, x की वैल्यू कितनी है 1/2 और g की वैल्यू कितनी आई, मतलब y के पावर में क्या है 1/2 और z की वैल्यू 0 आई, मतलब कि वेलोसिटी की इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है डेंसिटी पे, तो उससे नहीं लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी = क्या आ गया k और दोनों पे रूट है, तो इसे हम क्या लिखते हैं लैम्डा × y। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल कोई सर्किल में मूव कर रहा है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो फोर्स है, अगर कोई सर्किल में मूव कर रहा है, कोई सर्किल में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब फिर से हमें वही फॉर्मूला निकालना है, तो क्या कर लेंगे, m के पावर में x, y एंड z। डायमेंशन लिख दो भाई फटाफट, बताओ f का डायमेंशन क्या होगा, mlt - 2, है ना, एक लाइन में भी कर सकते हो, उस शॉर्टकट तरीका देखो। और मास का क्या होगा, m के पावर में क्या होगा x, यहाँ पे क्या होगा lt - 1 के पावर में क्या आएगा y, यहाँ पर रेडियस मतलब l के पावर में क्या मिलेगा आपको z मिलेगा। पावर कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर m है और यहाँ पर x है और कहीं पर नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 और यहाँ पे देखो l के पावर में y मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा z और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या मिला y + z = 1 मिल जाएगा। यहाँ पे -z है और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है -2, इधर -2 मिलेगा और इधर t की वैल्यू क्या मिलने वाला है हमें -y, ये सही से लिख रहा हूँ t, और इधर क्या मिलने -y, तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ से जब y की वैल्यू 2 रखोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो x y z की वैल्यू हमें आ गई, फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। f = m, x की वैल्यू कितनी 1, तो वहाँ पे कुछ रखना नहीं है हमें। वेलोसिटी y की वैल्यू कितनी भाई, वेलोसिटी मतलब 2 और r की वैल्यू -1 है ना, मतलब z की वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे r -1, f = कितना mv² r। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। आसान सारे क्वेश्चन होंगे डायमेंशन पे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, केवल इसका फार्मूला देखना होगा, क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है उसका डायमेंशन आना चाहिए, आप इक्वेट कर देना है, पावर इक्वल कर लेना है, आंसर लिख जाएंगे। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक कन्फर्म है कि हर बार इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो नीट हो या JEE मेंस हो या आपका और कोई NDA वगैरह का कोई सा एग्जाम हो। ठीक है, इस बार JEE एडवांस 2022 में एक क्वेश्चन आया था, कोई कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी हुई थी, सेम इसी तरह सेम क्वेश्चन था, अल्फ़ा बीटा करके था, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इनके पावर में जो वैल्यू आ रही है ये पावर में वही वैल्यू आपको ऐड करके लिख देना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि डायमेंशन एनालिसिस में जो ये बताया गया, सबसे पहला हम लिमिटेशन लिखते हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी आपको इन्होंने बताया कि कोई कांस्टेंट की यहाँ पे क्या है डायमेंशन बताया नहीं गया। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है इसका कि कांस्टेंट का नो डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट, नो
डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट, जैसे लाइक पाई हो गया 1 2 3 समथिंग। इन अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, मैंने कांस्टेंट का क्या करता था, हर बारी हटा देता, तो ये इसका पहला लिमिटेशन है। ठीक है, अगला जो हमारा लिमिटेशन है इसमें, अभी तक हमने ये देखा है कि केवल हमने 3 क्वांटिटी को इक्वल किया है, जैसे मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, केवल 3 क्वांटिटी को हमने इक्वेट किया है, इसी का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। तो मान लो कभी 4 क्वांटिटी आ गई तो इस तरीके से फिर नहीं आएगा। तो ये दूसरा लिमिटेशन है इसका, समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया ना आपको? दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी आ जाएं तो वहाँ से हमें फॉर्मूला निकालने में हम इससे डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया ना? ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है कि अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी आए तो कैन नॉट बी डेराइव द फॉर्मूला बाय द लिमिटेड बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, समझ में आया ये? और आपने देखा भी होगा कि 3 से ज़्यादा भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक लिमिट ये है कि हम केवल यहाँ तक 3 का ही कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर डिपेंड कर रही है तो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है सी, यहाँ पे आपने ये देखा होगा किसी भी नॉर्मली जब हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है केवल फिजिकल क्वांटिटी हूँ, सम टाइप ऑफ कांस्टेंट विल बी आल्सो एडेड इन द फॉर्मूला। जैसे आप अगर कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा हो तो लॉग वगैरह भी आता है, साइन भी आता है, कॉस भी आता है। तो यहाँ पे ये भी एक लिमिट है कि हम ऐसे फार्मूले नहीं ड्राइव कर सकते हैं जिसपे लॉगरिथम हो, साइन, कॉस, टेन, ऐसे ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूले अगर उसमें ऐड हो रहे हैं तो ऐसे फार्मूले को हम यहाँ से नहीं ड्राइव कर सकते। ठीक है, तो अगला लिमिटेशन आपका यही है। चीज़ें समझ में आ रही है ना? लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी लिमिटेशन है, तो मैं बता रहा हूँ लाइन से। देखिए, पहला तो लिखा हुआ है, दूसरा बता दिया मैंने, तीसरा भी बता रहा हूँ कि अगर नॉर्मली हम फार्मूला देखते हैं तो उसमें लॉग का भी कभी कभी यूज होता है, साइन का भी यूज होता है। जैसे आपने पढ़ा हो तो वेक्टर में पढ़ा ए क्रॉस बी साइन थीटा, ऐसा है ना, ए डॉट बी साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे भी आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ऐसे फार्मूले नहीं डेराइव किए जा सकते बाय द एनालिसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। और अगली लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई ऐसी सबसे पहली बात तो इस एनालिसिस से हम डायमेंशनल एनालिसिस से एग्जैक्ट फार्मूला हम डेराइव नहीं कर सकते अगर उसमें एक से ज़्यादा पार्ट आ रहे हों। जैसे अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि अगर ये फार्मूला लिखा है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर हम डायमेंशन से करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट ये फार्मूला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एग्जैक्ट फार्मूला? क्योंकि हम वहाँ पर कहीं ऐड या सब ऐसे 2 पार्ट को ऐड करके हमने वहाँ पे कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे, इसका मतलब देखो ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम निकालेंगे, मान लो हम निकालते भी हैं, अगर ये बता दिया कि ये यू पे टी पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी या एक्सीलरेशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो जब हम निकालेंगे तो या तो ये वाला आएगा यू टी और या तो ए टी स्क्वायर आएगा, दोनों में से कोई सा एक आएगा, और फिर भी इस कॉन्स्टेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू नोन है। समझ में आया यहाँ पे? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है कि अगर कोई ऐसा फार्मूला डेराइव करना हो जिसमें 2 पार्ट हो तो वी कांट डेराइव व्हेन द फार्मूला इज एडेड 2 पार्ट। समझ में आया यहाँ पे? तो ये लिमिटेशन यहाँ पे है कि हम अगर 2 पार्ट फार्मूले में है तो उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक सबसे लास्ट जो इसमें लिमिटेशन है इसकी, कि जो भी फार्मूला हम डिराइव करते हैं वी कैन डिसाइड द फार्मूला इज वेक्टर और स्केलर। ठीक है, ओनली हम जब फार्मूला प्रूव करते हैं तो उसमें केवल क्या आ जाता है, केवल ये फार्मूला है, ये नहीं पता चलता है कि फार्मूला इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता कि फार्मूला क्या है, जो क्वांटिटी मिली है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो मे बी समटाइम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड डायरेक्टली which one of the limitation is applicable or not। ठीक है, तो sometimes question will be asked directly from the topic। तो हमें ऐसी बातें याद रखनी चाहिए और याद रखनी होगी, बस कितना आसान है। आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं कि हमें कौन कौन सा यहाँ पे हम अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो जाती हैं तो इस डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं कर सकते।
और अगला पॉइंट मैंने बताया, फिर तीसरा पॉइंट बताया, फिर इसमें बताया कि मान लो दो पार्ट हैं किसी फार्मूले के तो वो प्रूफ नहीं किया जा सकता, और ऐसा बताया कि जब फार्मूले में कहीं अगर tan थीटा लॉग या ऐसे कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर यूज हो रहे हैं तो वो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक प्रॉब्लम वाली बात ये है कि अगर हमने फार्मूला प्रूफ भी कर दिया तो यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि फार्मूला इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी कुछ लिमिट हैं इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए, तो ये बातें आप याद रखें, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक पार्ट कवर कर लिया, आगे का पार्ट जो होगा वो हम सिग्निफिकेंट फिगर पे मूव करेंगे। उसके पास उसमें क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पे देखेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे हम एरर के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके उससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।